हेलो ऑल, वेलकम टू द पमिता एआई वर्ल्ड। और मेरा नाम पमिता सिंह कंडारी है। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पमिता एआई वर्ल्ड में स्वागत है। तो जितने भी बच्चे हिंदी मीडियम के हैं उनको आज मैं स्टेटिस्टिक का नया टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ, जिसे कहते हैं हम हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस टेस्टिंग टेस्टिंग ये अलग से एक टॉपिक है और इसके अंदर काफ़ी इंटरेस्टिंग टेस्ट आते हैं जो हम चेक करेंगे, जिन जिन टेस्ट की मदद से हम अपने एआई मॉडल को टेस्ट करते हैं, उनकी एक्यूरेसी को। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है, इसलिए आप इसे ध्यान से पढ़िएगा। इसे कहते हैं हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अब जो बच्चे न्यू हैं, नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, वो तो इसे नहीं समझ पाएंगे व्हाट इज़ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। देखिए, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि हाइपोथेसिस कहते किसे हैं। ठीक है, तो हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस एक स्टेटमेंट है। हाइपोथेसिस इज ए स्टेटमेंट that is yet to be tested। देखिए, हाइपोथेसिस जो होती है, जैसे रिसर्चर्स क्या करते हैं, कोई भी अगर वो चीज़ या एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके बेसिस पे वो अपनी एक थीसिस लिखते हैं। ठीक है, थ्योरी लिखते हैं और उस थ्योरी को लिख के थ्योरी नहीं, हाइपोथेसिस लिखते हैं। ठीक है, उनका एक जनरल व्यू बन जाता है कि हमने ये एक्सपेरिमेंट किया और इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद हमने ये निष्कर्ष निकाला है और ये हमारी थीसिस है। ठीक है, अब इस थीसिस को ही हम क्या बोलते हैं? हाइपोथेसिस। ठीक है, अब रिसर्चर ने वो जो थ्योरी लिखी है उसे उस थीसिस को टेस्ट करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ होती हैं। ठीक है, अगर उसकी हाइपोथेसिस जो उसने लिखी है एक्सपेरिमेंट के बाद रिसर्चर ने, वो अगर सही निकली तो उसको एक थ्योरी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो उसे कहते हैं हाइपोथेसिस। कोई भी थ्योरी सबसे पहले हाइपोथेसिस होती है। ठीक है, उसके बाद टेस्ट करने के बाद अगर वो सही निकली रिजल्ट में, उसके बाद वो थ्योरी कहलाई जाती है। जैसे जितने भी पीएचडी स्टूडेंट्स होते हैं जो रिसर्च करते हैं, तो वो एक पर्टिकुलर टॉपिक उठाते हैं, उस पर अपनी थीसिस लिखते हैं और फिर उस थीसिस को लिखने के बाद वो उस रिसर्च पे पीएचडी करते हैं। ठीक है, तो अगर उनकी थीसिस लिखी हुई सही निकली तो वो एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, डिफरेंट उसमें जाके, फील्ड में जाके, और अगर वो सही निकली, टेस्ट में अच्छे से सही निकली, तो उनकी थीसिस जो है तो वो थ्योरी में कन्वर्ट हो जाती है और उनकी पीएचडी कंप्लीट हो जाती है। सो एक तरीके से आप इसे समझिए। ठीक है, इसे तो इसे कहते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग। सो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि it is a tentative answer to your research questions. Fine. There could be many hypotheses in a research. सो रिसर्चर्स जो होते हैं ना, वो एक ही हाइपोथेसिस नहीं बनाते, बहुत सारी हाइपोथेसिस बनाते हैं। ठीक है, और उन हाइपोथेसिस में जो उनका टेस्टिंग के बाद जो सही हाइपोथेसिस निकलती है वो आगे फॉरवर्ड हो जाती है और थ्योरी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो हाइपोथेसिस जो है क्या करती है? हाइपोथेसिस प्रपोज करती है, क्या प्रपोज करती है? रिलेशनशिप को बिटवीन
2 or more variables। एग्जाम्पल लेते हैं एक, ठीक है, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे आप समझ जाएंगे मैं क्या कह रही हूँ। सपोज करो ये हाइपोथेसिस है एक, कि इंक्रीजिंग एप्पल कंजप्शन, मतलब कि जैसे ही हम सेब का कंजप्शन बढ़ाते हैं अपनी डाइट में, तो वैसे ही हमारी डॉक्टर के पास जो विजिट है वो कम हो जाती है। ये एक हाइपोथेसिस है, ठीक है। विल रिजल्ट इन डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ डॉक्टर्स विजिट। अब ये एक हाइपोथेसिस बना दी किसी ने देख के, ठीक है, पेशेंट्स पे एक्सपेरिमेंट किया किसी ने, रिसर्चर्स ने, और उन्होंने एक एप्पल खिलाया सभी को, पेशेंट्स को, और उस एप्पल खिलाने से उनकी फिर इम्यूनिटी देगी, चेक करी, और उन्होंने ये हाइपोथेसिस बना दी एक, ठीक है। तो इस हाइपोथेसिस को अब थ्योरी, उन्होंने थीसिस बनाई अपनी रिसर्चर्स ने, ठीक है, और उस थीसिस को बनाने के बाद उन्होंने वो थीसिस डॉक्टर्स को पेश की। डॉक्टर्स क्या करेंगे, अब अपने पेशेंट्स को चेक करके देखेंगे कि हाँ ये है। अगर उनकी सच में फ्रीक्वेंसी डॉक्टर के पास विजिट कम हो गई तो वो बता देंगे कि हाँ ये आपकी थीसिस सही है, और इसको थ्योरी में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। सो ये क्या हो गया, इंक्रीजिंग एप्पल, ये एक तरीके की हाइपोथेसिस होगी। टेस्टिंग, इसे टेस्टिंग करना बोलते हैं। तो देखिए हाइपोथेसिस कितने टाइप्स की होती हैं, अब हम टाइप्स देखेंगे। टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस कितने टाइप की हो गई? नंबर 1 सिंपल हाइपोथेसिस। नंबर 2 कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। नंबर 3 नल हाइपोथेसिस। नंबर 4 इट इज़ नल, NULL, नल। नंबर 4 अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नंबर 5 डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। फाइन। एंड नंबर 6 नॉन डायरेक्शनल नंबर 5 नॉन डायरेक्शनल hypothesis. So there are total how many hypotheses are there? There are simply 6 hypotheses: complex, null, alternative, directional and non-directional. Fine. So there are 6 types of hypotheses are there. Now we will see what is the simple hypothesis. इन सिंपल हाइपोथेसिस क्या होता है कि एक इसमें रिलेशनशिप होता है, रिलेशनशिप बिटवीन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो मैंने आपको कई बार बता दिया होता क्या है, ठीक है। मतलब वो वेरिएबल जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है उसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। और एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये क्या है, सिंपल हाइपोथेसिस क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन वन इंडिपेंडेंट, मतलब एक आज़ाद वेरिएबल में और एक जो उस पर निर्भर करता है उस वेरिएबल में, रिलेशनशिप को ही हम सिंपल हाइपोथेसिस कहते हैं। अब इस एग्जांपल को ले लो, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं एक सिंपल हाइपोथेसिस का एग्जांपल क्या लें, जैसे किसी ने हाइपोथेसिस बनाई कि if you eat more vegetables you will lose
वेट फास्टर। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप ज़्यादातर आपने किसी लोगों को कहते हुए सुना होगा, बड़े बुजुर्गों को या डॉक्टरों को भी, कि आप अगर सब्जियां ज़्यादा खाओगे तो आपका वज़न ज़्यादा जल्दी कम होगा। तो ये एक तरीके की हाइपोथेसिस हो गई, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है ना कम होगा। ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो वेजिटेबल खा रहे हैं और साथ में मतलब इसमें साथ मतलब ये एक हाइपोथेसिस बनाई और टेस्टिंग के लिए डॉक्टर्स के पास भेजी, उन्होंने अपने पेशेंट्स पे अप्लाई किया और अगर अप्लाई करके ये सही हुआ तो इसे सिंपल हाइपोथेसिस बोलते हैं। इसमें अब इसमें देखेंगे वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, ठीक है, और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। इफ़ यू ईट मोर वेजिटेबल यू विल लूज़ वेट फास्टर। इट मीन्स कि जो वेट का लूज़ करना जो है, फास्टर लूज़ करना है वो किस पे डिपेंड करता है, ज़्यादा सब्जियों पर, ठीक है। तो जो ज़्यादा सब्जियां खाएगा उसका वेट जल्दी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हुआ और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हुआ वो आप बताओ। इसमें ये हुआ कि जो वज़न घट रहा है वो वज़न घट रहा है किस पर डिपेंड कर रहा है, सब्जियों पर डिपेंड कर रहा है ना। तो वज़न घटना जो हो गया एक तरीके का डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया किस पे, वेजिटेबल्स पे, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। तो इस ये क्या होगा, सिंपल हाइपोथेसिस होगी। इसमें एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस है तो आप समझ ही गए होगे इसमें क्या होगा, इसमें एक से ज़्यादा ही होंगे इसलिए कॉम्प्लेक्स हो गया ना, सिंपल से कॉम्प्लेक्स हो गया तो बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं बता देती हूँ। रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर independent and two or more dependent variables, फाइन। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। मतलब दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे और दो से कम डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ईटिंग, इसी को ले लेते हैं, इसमें एक और बढ़ा देते हैं, ईटिंग मोर वेजिटेबल एंड फ्रूट्स एंड एक्सरसाइज डेली। अब हमने क्या कहा था इसमें कि हाइपोथेसिस में क्या होता है, देयर कुड बी मेनी हाइपोथेसिस इन ए रिसर्च। सो आप इससे ले लीजिए, इसका मतलब कि बहुत सारी हाइपोथेसिस हो सकती हैं एक रिसर्च में। पहले हमने सिंपल हाइपोथेसिस जब बनाई थी तो हमने एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया था, एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल लिया। अब जैसे जैसे हम अपने रिसर्च में आगे बढ़ते गए और पेशेंट्स पे टेस्ट करा तो हमने देखा कि नहीं, वेजिटेबल खाने से ही लूज़ वेट नहीं होता है। उन्होंने जिनों का लूज़ वेट हुआ उन्होंने साथ के साथ वेजिटेबल भी खाई थी, फ्रूट्स भी खाए थे और उन्होंने एक्सरसाइज भी डेली की थी और इसीलिए उनको क्या हुआ, इसकी वजह से उनका क्या हुआ, लीड्स टू वेट लॉस। और इसके साथ ही एडिशनल बेनिफिट क्या हुए, जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ऐड किए, ग्लोइंग स्किन हो गई। ग्लोइंग स्किन मतलब ग्लोइंग स्किन भी किस पे डिपेंड करती है, आप अगर फ्रूट्स खा रहे हो, एक्सरसाइज डेली कर रहे हो, है ना। एंड मिनिमाइज रिस्क ऑफ हार्ट अटैक, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गई, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हैं, ईटिंग मोर वेजिटेबल इंडिपेंडेंट है, फ्रूट एक्सरसाइज डेली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। लेकिन इन पे डिपेंड क्या कर रहा है, वेट लॉस डिपेंड कर रहा है इन पे, ग्लोइंग स्किन इन पे डिपेंड कर रही है। तो ये क्या हो गए, दो से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल हो गए, दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए। इसे कहते हैं हम कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नल, अल्टरनेटिव, डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल। नेक्स्ट वीडियो में हम ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही।
और मैं ऐसा करती हूँ, आपको समझ में आया होगा। अच्छा, जो डाटा साइंस में हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर, जिस हाइपोथेसिस का हम यूज़ करते हैं डाटा साइंस में, स्पेसिफिकली फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, वी मोस्टली यूज़ null hypothesis and alternative hypothesis. These two are very important and side by side very difficult to understand. For me it was difficult when I was understanding this topic. I don't know about you, how fast you would catch this topic when I'll teach you, but for me it was brainstorming because I could not understand it in one shot. I have studied so many times, and I hope when I'll teach you, you would understand it in very easiest way. It would not be so difficult for you. मतलब आपके लिए इतना डिफ़िकल्ट नहीं होगा. सॉरी, मुझे थोड़ा, अभी मैंने इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए रिकॉर्डिंग की तो मेरी एकदम से, तो मतलब ये आपके लिए इतना इतना मतलब कठिन नहीं होगा नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस समझना. तो इसके लिए हम अगली वीडियो में देखेंगे और चेक करेंगे कि होता क्या है नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. और रात के 12 बज रहे हैं और मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, मुझे आ रही है नींद. और आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, और अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा. थैंक्स अ लॉट. हैप्पी लर्निंग, कीप लर्निंग.